हेलो 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 फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। अरे इतने सारे कमेंट, गुड आफ्टरनून। मुझे पता है क्लास है, मैं नहीं भूली हूँ। ओके, तो कुछ टेक्निकल इश्यूज थे इसलिए कुछ मिनट लेट हो गई आपकी क्लास। ओके, तो कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा आपका कल का दिन? कैसे रहे अभी तक के लेक्चर्स? हाउ वाज योर डे सो फार? इंटरेस्टिंग? मज़ा आया? गुड गुड गुड। ओके, कल का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा? मुझे किसी ने बताया नहीं। सो फ्रेंड्स, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। बताओ आप लोगों को कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं। एंड जो लोग आज नए हैं, मैं बिल्कुल चीकू तुषार, जो लोग आज नए हैं उनके लिए मेरा दोबारा से एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम CA स्वाति अग्रवाल एंड आई विल बी टीचिंग यू एट इंटरमीडिएट लेवल financial management and economics for finance. I'm a chartered accountant and a company secretary by profession and your friend and your guide for this interesting subject. Okay, so हमारी जर्नी जो कल हमने स्टार्ट की थी उसी जर्नी को अब हम बढ़ाते हैं आगे, और आपको दोबारा से मैं लेकर चलती हूँ इस इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जर्नी में। हम फुली चार्ज है मैम आपके साथ। मज़ा आने वाला है, बिल्कुल बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। थैंक यू सुशांत, कल का लेक्चर सुपर था। गाइस, एक कॉमन क्वेश्चन जो कल पूछा था, बिकॉज कमेंट्स तो मुझे दिखे नहीं, पर हाँ क्वेश्चंस काफ़ी दिखे थे, तो उसके अंदर एक चीज़ है जिसका आंसर मैं नहीं दे पाई थी बिकॉज मेरे कमेंट्स पे ध्यान नहीं गया था कल पढ़ाते पढ़ाते। एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था, मैम कब तक आप सिलेबस ख़त्म करोगे, कब तक ख़त्म होगा? तो गाइज, एज इट इज़ जस्ट अ बिगिनिंग, वी नीड टू सी कि हम किस पेज से जाते हैं, टाइम टेबल कैसे सेट होता है। तो कुछ दिन रुक जाओ, कुछ दिन में काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी रिगार्डिंग द टाइम टेबल। हमारा नया चैनल भी चालू हो जाएगा एंड आई रियली होप आप सब ने उसको सब्सक्राइब किया है, राइट? नहीं किया है तो जाओ और कर लो। ओके, तो यस, आई थिंक किंजल आपका ही क्वेश्चन था ये। तो आपके क्वेश्चन का सिंपल आंसर ये है, कुछ दिन रुकिए, टाइम टेबल स्ट्रीमलाइन होने दीजिए, देखते हैं स्पेशल पे हम कितनी देर मिलते हैं और यूट्यूब पे कितनी देर मिलते हैं, देन आई कैन गिव यू एन आइडिया कि कैसे कैसे होगा, कब कब होगा, राइट? और जिन लोगों को है बहुत ज़्यादा तैयारी करने की जल्दी, और जिन्हें लगता है कि हमें एग्ज़ाम में चाहिए बहुत बहुत अच्छे स्कोर, तो आप ज्वाइन कर लीजिए हमारा प्लस और उस पर आ जाइए हमारे साथ लक्ष्य नवंबर 2020 बैच में। ओके, चलिए, मेरा इंट्रोडक्शन यहाँ पर हो ही गया है। अब आप मिल लीजिए हमारी टीम से। तो ये है हमारी बाहुबली टीम जो लीड कर रहे हैं अंशुल सर, और हम लोग सब एंड में FM और इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के हम दो टीचर्स। तो यहाँ पर आई थिंक आप सबसे मिल चुके हो, सबके लेक्चर्स देख चुके हो और आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा सबके साथ। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज, ग्रुप 2 के चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक नीचे है। अगर अभी भी किसी ने उसे सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं बजाया, तो प्लीज़ जल्दी से उसे बेल आइकन बजा लीजिए और स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि अगले वीक, एक्चुअली अगले वीक भी नहीं, अभी थर्सडे से ही हम लोग सब आएंगे ग्रुप 2 के फैकल्टी सिर्फ उस चैनल पे, राइट? तो ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ पर आकर ढूंढेंगे और फिर हम मिलेंगे ही नहीं। मैम आप रियली सुपर पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच तुषार, एंड आई रियली होप ये कमेंट मेंटेन रहे जब हम टेक्निकल स्टार्ट करेंगे तभी भी। अभी हम लोग जो कर रहे हैं, वी आर गोइंग इनटू द सब्जेक्ट, हम लोग ये समझ रहे हैं कि हमें क्या करना है नंबर 1, और सी इंस्टीट्यूट हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है। ये दोनों चीज़ें जैसे ही मिल जाएगी वैसे ही क्या होगा, मार्क्स की बारिश। ओके, चलिए, सो ग्रुप 2 का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यस, थैंक यू सो मच शिवांगी, सुपर टीम। ओके, कल मैंने आपको ये वाली स्लाइड दिखाई थी, आप सबने देखी अच्छे से। ये है हमारा सब्जेक्ट। एक्चुअली पता है आपको, ये जो 4 इमेजेस है ना कहीं इन चारों इमेजेस में आपका पूरा सिलेबस है। तो मैम हम सिर्फ ये 4 इमेज देख लेते हैं, हो जाएगा ना सब कुछ? आपके पॉइंट से हो जाएगा, मैं भी मान जाऊंगी, पर सी इंस्टीट्यूट को क्या चाहिए? आपका प्रेजेंटेशन। आपका जो पेपर होता है वो उनके लिए आपकी पहचान, राइट? मैं आप लोगों को जान जाऊंगी, आप लोग मुझे जान जाओगे। देव, मैंने अभी जस्ट इस चीज़ का आंसर दिया है, फुल सब्जेक्ट कब तक कंप्लीट होगा का, कि वी हैव जस्ट बिगिन विद द सब्जेक्ट, लेट अस फर्स्ट वेट टू स्ट्रीमलाइन द टाइम टेबल एंड
द एक्टिविटीज़ विच आर प्लान्ड। जैसे ही टाइम टेबल सेट हो जाता है, सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, आपके इस क्वेश्चन का आंसर मैं बिल्कुल दे दूँगी। विद द टाइम मैम वी नीड योर एडवाइसेस, नॉलेज एनहांस करने के लिए हम क्या एक्स्ट्रा करें। डोंट वरी, जैसे जैसे हमारे टॉपिक स्टार्ट होंगे, सी EFF जो सब्जेक्ट है उसके अंदर ऐसा नहीं है कि एक ओवरऑल चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ कि एक्स्ट्रा करो या ये करो। EFF के लिए काफ़ी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, मैं ही आपको दे दूँगी। और उसके अलावा जो भी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा एडवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए मैं हूँ, डोंट वरी। तो टॉपिक स्पेसिफिक जहाँ जहाँ हमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत है वो मैं आपको बिल्कुल बता दूँगी। ओके, तो डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू एंड आई नो यू ऑल विल बी देयर फॉर मी। कल मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था, मुझे वो टास्क बहुत ज़्यादा पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है। टास्क सिंपल था, मैंने आप लोगों को बोला था कि जाओ और फैलाओ। गाइज, एक हैशटैग जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मुझे लगता है इस हैशटैग के बारे में सारे टीचर्स ने आपको बताया होगा, मैं आपको दोबारा से बोल रही हूँ, हैशटैग CA लाइव डेली, दिस इज़ अवर आदत, राइट। ऐसी आदत बना लो कि कोई भी हो उसे बोलो कि सी ये हमारी आदत है, हम इसे छोड़ने नहीं वाले। और अगर कोई और भी इसके साथ जुड़ना चाहता है तो फिर हम इंटर का रिजल्ट नवंबर एग्जामिनेशन का फाड़ के आ सकते हैं। यू नो, विल डेफिनेटली क्रैक इट, विल रॉक द एग्जाम्स। और रॉक मतलब सिर्फ पास होना नहीं होता है, रॉक का मतलब होता है बहुत बहुत अच्छा स्कोर करना। और एक सिंपल सी चीज़ समझना, जिस दिन भी कभी भी थोड़ा सा लगे कि यार नहीं हो रहा है, कैसे करेंगे, मन नहीं कर रहा है, तो सिर्फ एक चीज़ सोचना, अगर मैं नहीं कर सकता हूँ तो कोई भी नहीं कर सकता है। तो खुद पे फेथ रखो, हम पे फेथ रखो और मेहनत पे फेथ रखो, क्योंकि हार्डवर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो डेफिनेटली अपना हार्डवर्क हमें करना है, बट स्मार्टली करना है, जो कि मैंने कल आप लोगों को बताया था। मैम, बुक कौन सा रेफ़र करना है, बुक को स्टार्ट तो होने दो। मैम, आप टेलीग्राम में हो, मैं जल्दी आ जाऊँगी। ओके, चलिए, यहाँ तक का हम लोगों ने कल देखा था। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा, ये है आपका सिलेबस। जब हमारे टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे तो आई मेक एन हैबिट कि जो भी हमने पुराना पढ़ा है उसे हम क्विकली रिवाइज करेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब हमारा क्विक रिविजन होता है तो यू ऑल विल बी देयर ऑन योर टोज। कैसे मैम? क्योंकि फिर 1 वे नहीं होगा, फिर 2 वे हो जाएगा और आप लोगों को देने पड़ेंगे मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर, ताकि मुझे भी तो पता लगे आप कितना सीरियसली सुन रहे हो और कितना जो मैंने बोला है उस चीज़ को रेफर कर रहे हो। ठीक है, करें आगे बढ़े, चलो देखते हैं ना। हर लेक्चर में मैम आप हमें कुछ क्वेश्चंस दिखा देते हो, आज भी आप कुछ क्वेश्चंस लेके आ गए। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, बिकॉज मैं स्टूडेंट थी ना, तो मुझे बहुत बहुत क्वेश्चंस आते थे दिमाग में, इतने क्वेश्चन, और मेरे क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं देता था, बिकॉज देर आर वेरी फ्यू पीपल जो एडवाइस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बताते थे, एंड देर आर वेरी लेस, या बोल दो थे नहीं ज़्यादा, उनको ऐसा लगता था कि अरे कुछ भी है, पढ़ लो ना, समझ लो ना, क्यों इतना घुस रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चंस मुझे आते थे शायद आप लोगों को भी आते होंगे, और आपको भी पता नहीं कोई आंसर देने वाला मिलता है या नहीं। तो मैं यहाँ पर मेरे हिसाब से क्वेश्चंस बनाकर लाई हूँ। आपको और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे चैट में लिखिए, और आज आई विल मेक श्योर, क्योंकि कल मुझे एक फीडबैक मिला कि मैम आप सारे क्वेश्चंस नहीं देख पा रहे हो, सारे चैट्स नहीं पढ़ पा रहे हो। ठीक है, अभी हम वो कर लेंगे। तो मैं कोशिश करूँगी आप लोग के क्वेश्चंस का ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देना, और मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन आता है एज अ स्टूडेंट स्वाति, वो मैं आप सबके सामने यहाँ पर लेकर आती हूँ और इन सबके आंसर देती हूँ। पहला क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस, इकोनॉमिक्स बेचारा नाम से ही थोड़ा सा बदनाम है, तो इस सब्जेक्ट को लेकर पहला क्वेश्चन आता है, मैम 100% पेपर थ्योरी होता होगा, और थ्योरी में फुल मार्क्स तो मिलते ही नहीं है, राइट। अगर पूरा पेपर थ्योरी होता तो जो आप सोच रहे हो बिल्कुल सही है, अगर पूरा पेपर थ्योरी होता तो शायद फुल मार्क्स नहीं मिलते। अगर पेपर पैटर्न 12th की तरह होता या बीकॉम में जैसा होता है वैसा होता तो शायद फुल मार्क्स नहीं मिलते। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मैम विल द 100% पेपर बी थ्योरी पेपर? नो, अ बिग नो। इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस विच इज अज्यूम्ड टू बी थ्योरी सब्जेक्ट इज नॉट अ 100% थ्योरी सब्जेक्ट। इस पेपर में भी हर अटेम्प्ट में, पिछले 4 अटेम्प्ट का एनालिसिस है मेरे पास, हर अटेम्प्ट में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए हैं जिसमें आप फुल स्कोर कर सकते हो। और ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, दे आर नॉट बिग डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन जैसा कि हमारे बाकी सब्जेक्ट्स में होता है। सी, हम सबको पता है यार, FM
इट इज़ अ ह्यूज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे थियरीज है, तो वो सारी चीज़ें हमें कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए उसके लिए। कॉस्टिंग में सिमिलर है, अकाउंट्स ले लो, ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं दे नीड वेरी ग्रेट कैलकुलेशन। यहाँ पर जो हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, जो कल मैंने आपको नहीं बोला था थाली में परोस के मार्क्स मिल रहे हैं, बिल्कुल वही चीज़ है। छोटे छोटे कंसेप्ट्स पढ़ लीजिए और ये जो क्वेश्चन है उसमें फुल मार्क्स लेके जाओ, ऐसा क्वेश्चन हो, ठीक है। मैं आप लोगों को आईसीआई का बिल्कुल पेपर भी बताऊंगी, एक्चुअली नेशनल इनकम करेक्ट, बट नॉट ओनली फ्रॉम नेशनल इनकम, और भी चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, चैप्टर वाइज आपके लिए एनालिसिस है, ठीक है। यस, तो ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप लोगों को आ रहे हैं वो है आपके थाली में परोसे हुए मार्क्स, जिसे आपको सिर्फ उठाना है और खाना है। नेक्स्ट, ओके, सो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल है, मैंने इसका आंसर आपको दे दिया। मैम इज इट पॉसिबल टू स्कोर 35 प्लस आउट ऑफ 40? क्योंकि कोई और सुनेगा 35 प्लस तो कहेगा यार कैसी बातें कर रही है मैम। सो इट इज़ नॉट फ्रॉम 100, इट इज़ फ्रॉम 40। तो 40 में से क्या 35 के ऊपर मार्क्स आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। वी ऑल नीड टू डू फ्यू थिंग्स। क्या? प्लान करो और उस प्लान को एग्जीक्यूट करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो प्लान तो करते हैं पर उसे एग्जीक्यूट करना भूल जाते हैं। तो प्लान कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, रिवाइज कीजिए। कल जो मैंने 5 स्टेप बताए थे याद है सबको? कैसे पढ़ना है? बोलो बोलो बोलो, आई एम वेटिंग चैट में देखने के लिए। क्या आपको कल के मेरे 5 स्टेप्स याद है? ओके, थोड़ा सा यहाँ पे लैग है तो हम लोग देखते हैं, बट यस, कल के 5 स्टेप पढ़ाई करने के याद है सबको? यस यस, ओके। तो क्या करना है हमें? सबसे पहले आपको अपना रजिस्टर बनाना है, जो कि मुझे लगता है आज आपने बना ही लिया होगा, राइट। दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों को बोली थी, मेक शॉर्ट नोट्स। यस, जब जब मैं बोलूँगी तब तक आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, वो तो स्टेप 2 था, राइट। ओके, रिवाइज 3 टाइम्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बार बार पढ़ो, थिन रजिस्टर बनाओ। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, मतलब सबको याद है, गुड गुड। तो वो 5 स्टेप फॉलो करने हैं, और कब कहाँ क्या करना है वो हम देख लेंगे। नाउ व्हाट इज़ द मंत्र ऑफ स्कोरिंग? वो 5 मंत्र ऑलरेडी आप लोग को दे चुकी हूँ। उसके अलावा हर एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट लगती है उस चीज़ को इस तरीके से हैंडी रखिए अपने पास कि आपका जब मन करे आधी रात को भी नींद खुले, लाइट ऑन करो और वो चीज़ क्विकली रिवाइज करो, राइट। तो एक वर्ड है इंग्लिश में परसिवियरेंस। परसिवियरेंस का मतलब होता है जब तक सक्सेस ना मिले तब तक कोशिश करते रहना। तो आपको वही करना है, जब तक ये सब्जेक्ट आपके टिप्स पे ना आ जाए तब तक उसके लिए ट्राई करते रहो। और मैम बहुत टिप्स पे आ जाएगा, पर हम सारा टाइम अगर EFF को दे देंगे तो बाकी के जो सब्जेक्ट्स है उसका क्या होगा? सो सारा टाइम नहीं देते हुए सब्जेक्ट को हमें क्या करना है? हमारे टिप्स पे लेकर आना। ओके, चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, मैं सबसे पहले आप लोगों को पिछले 4 पेपर का मैंने एक छोटा सा समरी बनाया, मैं आपको सबसे पहले वो समरी दिखाती हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो और समझो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहे होंगे आपके 4 चैप्टर्स, 1 2 3 4, नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस, मनी एंड इंटरनेशनल ट्रेड, है ना, ये चारों चैप्टर्स आपके सिलेबस में। अब यहाँ पर आप देखिए हर अटेम्प्ट का प्रैक्टिकल और थ्योरी में मैंने एक डिविजन किया है। ओके, सो आई हैव डिवाइडेड योर पेपर। मैम आपने तो बोला था 40 मार्क्स का पेपर है, यहाँ पर तो थ्योरी अगर 39 की है और प्रैक्टिकल अगर 13 मार्क्स के हैं तो पेपर तो 52 मार्क्स का है। बिल्कुल, आपको इस पेपर में मिलती हैं चॉइसेस, राइट। और प्लीज़ अगर आपकी किसी के दिमाग में, वैसे आप लोग फाउंडेशन क्लियर करके आए हो तो मुझे लगता नहीं है वो चीज़ की आदत होगी, बट फिर भी अगर किसी के दिमाग में ऐसा कुछ है कि मैम हम लोग अगर सारे क्वेश्चन कर देंगे तो हमें कुछ ऐसा होगा क्या जिसमें ज़्यादा मार्क्स मिले, वो क्वेश्चन में हमें मार्क्स मिलता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। सी इंस्टीट्यूट का सिंपल रूल है, पहले जो आपने क्वेश्चन किए वो चेक होते हैं, पीछे वाला क्वेश्चन वो चेक नहीं करते अगर आप एक्स्ट्रा सॉल्व करते हो तो मत टाइम वेस्ट कीजिए। FM का पेपर है जो थोड़ा लेंदी ही होता है। ओके, नाउ प्रैक्टिकल और थ्योरी का मिक्स है, टोटल 52 मार्क्स का पेपर है। और यहाँ पर आप देख सकते हो प्रैक्टिकल इटसेल्फ इज ऑफ 13 मार्क्स। कब? मई 18 में 13 मार्क्स का था, बट उसके बाद में आप देखिए नवंबर मई 20 का अटैम्प्ट तो हुआ ही नहीं है, आप सबको पता ही है। सो अभी इन चारों अटैम्प्ट में ये जो नया सिलेबस, रिवाइज सिलेबस है उसका पेपर पैटर्न है,
हर अटेम्प्ट में आप देख सकते हो 15 मार्क्स का मिनिमम प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है और यही हमारा एक्सपेक्टेशन है नवंबर 20 से भी। ओके, तो ये जो 15 मार्क्स है उसको तो छोड़ो भी मत, जहाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपको उसे बिल्कुल बिल्कुल अटेम्प्ट करना है। आप लोगों के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए नवंबर 20 का पेपर मैं यहाँ पर आपको पूरा दिखाने वाली हूँ, राइट। आई एक्सप्लेन यू एवरी पार्ट ऑफ द पेपर, बट यहाँ पर मैंने ये समरी क्यों बनाई है, जस्ट टू लेट यू नो चैप्टर वाइज वेटेज कितना है। ओके ओके, इट्स ओके ऐश्वर्या, इफ यू आर लेट नो प्रॉब्लम। चलिए देखते हैं नाउ। तो May 20 के अंदर आप देख सकते हो, अभी किसी ने बोला था मैम नेशनल इनकम से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, बट यहाँ की समरी आप देख सकते हो नवंबर 18 में नेशनल इनकम से सिर्फ 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल था और बचा हुआ 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल मनी और इंटरनेशनल ट्रेड से आया। तो अगर किसी ने थोड़ा बहुत सिलेबस देखा होगा तो मनी के अंदर एक क्वेश्चन है जहाँ पर आप एनएम्स वगैरह कैलकुलेट करते हो, मॉनेटरी एग्रीगेट्स वगैरह निकालते हो, तो वहाँ से प्रैक्टिकल आया था। और इंटरनेशनल ट्रेड में फॉरेक्स से रिलेटेड एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसी से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है। यस, यू विल राइट मैक्सिमम जो अभी तक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, जो आता ही है वो है नेशनल इनकम से, बट उसके अलावा बाकी चैप्टर से भी छोटे छोटे से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इस पेपर के बारे में, ओके स्वागत जी, आपका स्वागत है, आपका पहला क्लास है। ओके, तो अच्छे से अटेंड करो और बताओ मुझे कैसा लगता है लेक्चर। फाइन, चलिए, तो यहाँ पर हम डिस्कस करें पेपर पैटर्न। अब इसके अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसा आएगा क्या आएगा वो तो हम देख ही लेंगे, उसके लिए हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे। मैम प्रैक्टिकल करने की तो हमें बड़ी आदत है। ओके, थ्योरी का क्या करें, कितना लिखना है, क्या करना है। डू यू नो द बेस्ट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट, आप लोगों को पता है आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में जो 8 सब्जेक्ट्स हैं उसमें से कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें पार्शियल MCQ बेस्ड पेपर है, राइट। और उसमें भी एक चीज़ है जो आप नोटिस अगर की है तो अच्छा है, नहीं की है तो मैं आपको नोटिस करवा देती हूँ। ग्रुप 1 के 2 पेपर्स जिसमें आपको MCQ है वो है टैक्सेशन और लॉ, राइट। और ग्रुप 2 के 2 पेपर्स जिसमें आपको MCQ है वो है ऑडिटिंग एंड EIS/SM। और मैम फिर किस किस पेपर में MCQ नहीं है, अकाउंट्स में नहीं है, कॉस्टिंग में नहीं है, एडवांस अकाउंटिंग में नहीं है और EFF में नहीं है। तो जो भी थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, लॉ इज़ अ थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट, audit is a theory based subject, EIS/SM is a theory based subject और taxation is based on a law itself, act है, income tax act है, उसी पे based है, तो उसमें भी MCQs है। बट इकोनॉमिक्स फॉर फिनेंस जो कि बहुत थ्योरी ही है पर उसमें तो मैम MCQ है ही नहीं, क्योंकि ये आपका जो पूरा पेपर ही है ना वो भी MCQ स्टाइल का है, राइट। मैम कैसे MCQ स्टाइल का पेपर है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, राइट। Joy of life, let's start, I'm waiting. Okay, we have already begun I think. चलिए, तो इस पेपर का स्पेशलिटी ये है कि जो सारे क्वेश्चंस हैं वो अपने आप में बहुत ही प्रिसाइजली आपसे पूछे जाते हैं। इस पेपर में आपको जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दिल बी ऑफ 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स। एडवांटेज क्या है, गलत हुआ तो 2 ही मार्क्स जाएंगे, राइट। और क्या एडवांटेज है, जब आपको प्रिसाइज लिखना होता है, टू द पॉइंट लिखना होता है, तो उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, कहानियाँ नहीं लिखनी है। और उससे एक चीज़ जो अच्छी होती है वो ये है कि हम हमारी बातों को कम शब्दों में रखना सीख जाते हैं, और जब मार्क्स मिलते हैं तो मार्क्स भी पूरे पूरे मिलते हैं, यानी कटेंगे तो भी पूरे कटेंगे और मिलेंगे तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसा थ्योरी सब्जेक्ट रेयर ऑफ द रेयर ही होता है, राइट। इट्स नॉट नॉर्मल टू हैव सच अ काइंड ऑफ थ्योरी सब्जेक्ट जिसमें आपको पूरे मार्क्स मिल रहे हैं, पूरे मार्क्स कट रहे, तो बड़ा प्रैक्टिकल जैसा हो जाता है। ओके, देन एक और एडिशनल थिंग है सब्जेक्ट में, अगर यही जब बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना, सपोज क्वेश्चंस आ गए 5 मार्क्स के, 10 मार्क्स के, तो क्वेश्चंस बहुत कम हो जाते हैं। पर EFF के अंदर यू विल हैव टू फेस लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, राइट। क्यों, क्योंकि 2 और 3 मार्क्स के बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। इसलिए मैंने आपको कल क्या बोला था, आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है, और अगर वो छोटे कॉन्सेप्ट्स क्लिक हो गए तो समझ लो सक्सेस आपके साथ है, मार्क्स आपके बिल्कुल साथ है। अबाउट विच पेपर यू आर टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस का पेपर
और यहाँ पर जो पीछे एनालिसिस आपको दिख रहा है जसवीर, वो पूरा 4 अटेम्प्ट्स के पेपर की बात हो रही है, ठीक है। सो आई एम ओनली टेकिंग इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस विथ स्टैंडर्ड पेपर। आई थिंक इट इज CA इंटरमीडिएट का क्लास, ओके। आई वुड जस्ट से आप नीचे का डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए जसवीर, और फिर आपको पूरा पता लग जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमने पूरा पेपर का एक बार ब्रीफ समरी देख ली है कि किस तरह से पेपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्या होता है। आगे हम बात करते हैं पेपर होता कैसा है, हाउ द पेपर इज ऑल अबाउट। चलिए सो देखिए हम लोग एग्जाम का पेपर, ओके। कैन यू ऑल सी ऑन द स्क्रीन, ये है आपका CA इंटरमीडिएट का फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस का पेपर। पेपर बिल्कुल इसी की तरह आएगा। ये नवंबर 19 का पेपर है जो मैंने सैम्पल बेसिस पे आप लोगों के लिए यहाँ पर रखा हुआ है, एंड यू ऑल कैन सी थिंग्स बिहाइंड मी, अच्छे से क्लियरली सब कुछ दिख रहा है। नाउ सी, जो पहला पार्ट है यहाँ पर आप देख सकते हो, द पेपर इज डिवाइडेड इनटू सेक्शंस, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A क्या है, FM है। सेक्शन B क्या है, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस है। सेक्शन A है आपका 60 मार्क्स का, देख रहे हैं यहाँ पर 60 मार्क्स, यस। तो ये जो 60 मार्क्स का पोर्शन है, दिस इज योर FM पोर्शन, और नीचे जब हम जाएंगे तो हमें मिलेगा हमारा इकोनॉमिक्स और फाइनेंस का पेपर। तो मैं FM वाले पोर्शन को स्किप करती हूँ, मैं फिलहाल डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ EFF का पेपर, क्योंकि नहीं तो पूरा टाइम FM में ही निकल जाएगा, ओके। तो नवंबर 19 का पेपर हमारे सामने है, एंड लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, बाकी सारे अटेम्प्ट्स का बहुत बहुत सिमिलर पेपर था। मैं समरी पे वापस आपको लेकर जाऊंगी एक बार जब हम ये पेपर देख लेंगे तो, क्योंकि आज का जो हमारा डिस्कशन का मेन पॉइंट है वो ये है कि व्हाट इज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ICAI हम लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। तो वो चीज़ हम तब तक नहीं पता लगा सकते जब तक हमें ये ना पता हो कि हमारा पेपर पैटर्न कैसा है, ओके। तो नाउ कैन यू ऑल सी सेक्शन B ओवर हियर, दिख रहा है, यस। अब यहाँ पर सबसे पहले 40 मार्क्स का है, राइट। एक्चुअली जो आपके क्वेश्चंस आएंगे दैट विल बी रेंजिंग फ्रॉम 50 to 52 मार्क्स, बट आपको अटेम्प्ट कितना करना है, 40 मार्क्स का पेपर ही अटेम्प्ट करना है। जैसा मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बोला, अगर कोई नहीं था उस समय तो अभी ध्यान से सुन लीजिए, प्लीज डू नॉट अटेंड पेपर मोर देन 40 मार्क्स विच इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू, ओके। कर लिया तो क्या नुकसान है, कुछ नहीं, यू विल वेस्ट टाइम, वही टाइम आप यूज़ कीजिए FM के अंदर, ओके। तो 40 मार्क्स का पेपर जो हमें अटेंड करना है हम उतना ही अटेंड करेंगे ना। अब एक एक लाइन पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे आज का हमारा एजेंडा ही ये है कि हमें से इस पेपर को पूरा अच्छे से एनालाइज करना है, अंदर घुस के एनालाइज करना है, ताकि जब हम लोग प्रॉपर चैप्टर बिगिन करेंगे ना, तब दिमाग में ये चीज़ कभी नहीं आए कि मैम व्हाट आर वी एक्सपेक्टेड, हाउ शुड वी प्रोसीड, ओके। Now, question number 7 is compulsory question. हर पेपर में ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 7 इज कंपल्सरी इन एवरी पेपर ऑफ ICAI एट इंटरमीडिएट लेवल। आपका जो पहला क्वेश्चन होता है वो कंपल्सरी होता है। फिर मैम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कंपल्सरी क्यों है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 इसीलिए कंपल्सरी है क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं EFF का तो ये पहले ही क्वेश्चन है ना, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे लिए कंपल्सरी, और हमेशा चारों भी अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 7A जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहा है। तो 7A यहाँ भी हमारे सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमें दिख रहा है। तो क्वेश्चन इज कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सब्सिडीज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने आप लोगों को अभी बताई है, क्वेश्चन जो है वो 3 और 2 मार्क्स के ही है, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन सी प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट ये 3 और 2 मार्क्स का ही रेंज रहे। नॉर्मली 7A क्वेश्चन कैन बी ऑफ 5 मार्क्स एज वेल, राइट। क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर थोड़ा भी बड़ा है तो ICAI उसे जस्टिफाई करने के लिए मार्क्स ज़्यादा ऑफर करती है। तो 7A कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सब्सिडीज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। एक्चुअली आई वुड रेदर से एक एक क्वेश्चन पढ़ के हम लोग नहीं एनालाइज करेंगे, बट हम लोग मार्किंग स्कीम के हिसाब से देख लेंगे कि हाउ मच वी आर सपोज टू राइट। कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इट इज़ नेवर अ प्रॉब्लम हाउ मच आई एम सपोज टू राइट, जब तक मेरा आंसर नहीं आता तब तक मुझे करना ही है। यार ये वाला क्वेश्चन अब तीसरी बार आया है, जॉय ऑफ लाइफ हाउ मेनी डेज,
इट टेक्स टू कंप्लीट फुल क्वेश्चन, कुछ दिन दो, मैं आपको जवाब दूंगी उस चीज़ का। ओके, तो पहला क्वेश्चन प्रैक्टिकल है, एज आई सेड उसमें सोचना नहीं हमें कितना लिखना है, क्योंकि जब तक सोल्यूशन पूरा नहीं होता तब तक लिखना ही है। सो विल डेफिनेटली सॉल्व क्वाइट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, जितने आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है। एज आई सेड डोंकी वर्क नहीं करना है कि मुझे एक जैसे 100 क्वेश्चंस बैठ के सॉल्व करने हैं। व्हाट वी नीड टू डू इज अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, सिमिलर कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन होंगे उसकी हम डेफिनेटली प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, अब एक और चीज़ देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का जो सी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 पे सबसे ज़्यादा एम्फेसिस करना है हमें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर एक चीज़ है, चारों चैप्टर्स का एक एक पार्ट है, राइट। जस्ट फॉर एग्जाम्पल 7A इज फ्रॉम नेशनल इनकम, 7B इज फ्रॉम पब्लिक फिनेंस, पब्लिक पॉलिसीज, नंबर C इज फ्रॉम मनी, और जो आपका लास्ट वाला है ना D, 7D इज फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। तो चारों ही चैप्टर से पक्का ही है, नॉर्मली एक एक क्वेश्चन आता है, बट येस अगर 7A 5 मार्क्स का आ जाता है तो कोई एक चैप्टर ये लोग स्किप करते हैं। नॉर्मली इनजस्टिस होती है बेचारे मनी के साथ, क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है। चैप्टर 2 और चैप्टर 4 कंपैरेटिवली काफ़ी लेंदी है, तो उनके क्वेश्चन नंबर 7 में डाले ही जाते हैं, क्योंकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जो बच्चा भूल जाए वहाँ पे इंस्टीट्यूट मार्क्स हटा सकती है ना। ओके, similarly 7C is a practical question which is a must to attend question, right? And let me tell you, क्योंकि अभी तक हमने ये स्टार्ट नहीं किया, बट जब हम स्टार्ट करेंगे ये वाला क्वेश्चन हम पक्का सॉल्व करेंगे हमारे लेक्चर में, और तब आप रियलाइज़ करोगे मैम ये तो फ्री के मार्क्स हैं, बट मार्क्स फ्री के कब लगते हैं, जब हम उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो जसबीर आई थिंक आप गलत चैनल में हो। इफ़ यू हैव डन 12th स्टैंडर्ड प्लीज़ गो टू अवर अनअकैडमी CA फाउंडेशन चैनल, वहाँ पर आपको पूरा सब कुछ मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे वेब सेमिनार है, वहाँ पर आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा। ओके मैम, इज इट नेसेसरी टू राइट द मॉड्यूल लैंग्वेज और वी कैन राइट इन आवर वर्ड्स? अगर इंटरप्रिटेशन सेम है, कैन यू रिपीट द चैप्टर नेम्स ऑफ द क्वेश्चन? डेफिनेटली अक्षय, मैं बताती हूँ। किंजल, आपके क्वेश्चन का आंसर है अगर कंसेप्ट सेम है, आप जो लिख रहे हो उसका मतलब वही निकल रहा है जो ICI को आप एक्सप्लेन कर रहे हो, और ICI वही मतलब निकाल रहा है जो एक्चुअली मॉड्यूल में है, तो आपकी खुद की लैंग्वेज पे भी पूरे मार्क्स मिलते हैं। इट इज़ नोवेयर रिटर्न और नोवेयर देयर कि अगर कोई बच्चा अपनी लैंग्वेज में आंसर करता है तो उसके मार्क्स कटते हैं। एक और चीज़, हाँ, ICI का ये जो पेपर है, नीचे जब हम जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी ये क्वेश्चन हिंदी में, यही क्वेश्चन पेपर नीचे हिंदी में भी ट्रांसलेट किया हुआ है। तो ऑल द स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम से हैं उन लोगों को अलाउड होता है कि वो मिक्स लैंग्वेज में आंसर कर सके, राइट, टू ऑल द थ्योरी पेपर स्पेसिफिकली। अगर बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ वर्ड्स, एक हिंदी मीडियम के बच्चे को भी उतना अच्छा हिंदी नहीं आता है जितने अच्छे से टेक्निकल वर्ड्स वो इंग्लिश में लिख सकता है। तो ICI ने परमिशन दिया है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को कि दे कैन यूज़ मिक्स लैंग्वेज। मिक्स का मतलब ऐसा नहीं आप सेंटेंस में सब कुछ मिक्स कर सकते हो, मिक्स का मतलब ये कि आप टेक्निकल वर्ड्स जो हैं वो आप इंग्लिश में लिख सकते हो और बाकी का आपका आंसर हिंदी में दे सकते हो। फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स डू नॉट एक्सपेरिमेंट। आपने अगर इंग्लिश मीडियम ऑप्ट किया है, यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट योर पेपर इन इंग्लिश ओनली। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये जो 4 क्वेश्चन हैं ये 4 चैप्टर से हैं। अक्षय, आपने बोला था, इसलिए दोबारा बता रही हूँ, 7A इज फ्रॉम नेशनल इनकम, यानी आपका चैप्टर नंबर 1। 7B इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, दैट इज पब्लिक पॉलिसीज, पब्लिक फाइनेंस। 7C is from money, chapter number 3, and 7D is from international trade, chapter number 4. Okay, now 7 के चारों पार्ट हो गए, और ये ध्यान रखना ये जो क्वेश्चन है ये ड्यूअल रोल प्ले करता है। ड्यूअल रोल मतलब एक तो ये पहला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकता है, कॉन्फिडेंस डाउन कर सकता है, तो इस क्वेश्चन को वैसे भी थोड़ा अच्छा टाइम देके सॉल्व कीजिएगा। एंड दूसरा रूल ये है, ये कंपलसरी क्वेश्चन है, देयर इज नो वे यू कैन रन फ्रॉम दिस क्वेश्चन। ये जो 10 मार्क्स हैं, देख रहे हो 3-2 3-2, ये 10 मार्क्स का कोई ऑप्शन नहीं है। आगे के क्वेश्चंस में आपका ऑप्शन है, कैसे है वो भी डिस्कस करते हैं। फिलहाल पहला क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन 10 मार्क्स का, नो वे यू कैन रन फ्रॉम दिस क्वेश्चन, और इसमें एक पार्ट तो प्रैक्टिकल आता ही है, राइट। तो प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन अच्छे से करना है हमें, दैट इज व्हाट वी टेक फ्रॉम द पेपर,
राइट। एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स नहीं डिस्कस करने के लिए आई हूँ, मैं आपको ये बताने आई हूँ हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें करना ही है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है मैम, कैसे पता लगेगा? आपने बोला था बताओगे, मैं तो बताऊंगी। तो ये एक एनालिसिस है जो आप अपने एंड पे भी कर सकते। फाइन, नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11, कितने क्वेश्चन है यहाँ पे? टोटल 4 क्वेश्चन है, पर हमें ऊपर क्या दिया है? यहाँ पर हमें दिया है आंसर एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम द रेस्ट। यानी क्वेश्चन नंबर 7 के बाद जो 4 क्वेश्चन है 8, 9, 10 एंड 11, उसमें से आपको कितना अटेम्प्ट करना है? कोई भी 3 अटेम्प्ट करना है। वो 3 का डिसीजन कैसे लेना चाहिए? मैम कौन से 3 अटेंड करूँ? मुझे तो ना सब आता है, मुझे चारों भी क्वेश्चन आता है। बहुत अच्छी बात है। मतलब कुछ लोग हैं जिनके पास ऑप्शन नहीं होता, मैम एक क्वेश्चन था वो तो मुझे आता ही नहीं था, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया, बाकी अटेम्प्ट कर लिए। तो वो तो ईजी वाला काम हो गया ना, हम डिफिकल्ट वाली सिचुएशन की बात कर रहे हैं। मैम मुझे तो वो चारों क्वेश्चन आते थे, अब मैं कौन सा क्वेश्चन छोड़ूँ? अगर ऐसी सिचुएशन है तो आई जनरली सजेस्ट कि आउट ऑफ दीज 4 क्वेश्चन, दैट इज 8, 9, 10 एंड 11, बेटर यू लीव दैट क्वेश्चन जहाँ पर बड़ा क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है। ओके, पर मैम बड़ा क्वेश्चन अगर नहीं हो रहा है तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट इट हैज़ सो मेनी सब पॉइंट्स। बाकी सारे क्वेश्चंस के अंदर ऐसे सब पॉइंट्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 इज जनरली रिकमेंडेटरी, क्योंकि उसके साथ एक इंटरनल चॉइस आती है। ठीक है, उसके बाद में वापस बात करते हैं, पहले 8 पे चलते हैं, एक एक क्वेश्चन एनालाइज करते हैं। ठीक है, ताकि हम बहुत सारा डेटा एक्चुअली लेकर निकले इस पेपर से। फाइन, ओके। तो 8A, अब यहाँ आप देखिए A और B 2 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए ऐसा लग रहा है 2 ही पार्ट्स है इसके, पर उसके सब पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8A1 says describe the problems in administrating an efficient pollution tax. ओके, तो आप लोगों को बताती हूँ, दिस इज फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 2। फाइन, वो जब होगा तब हम इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। और 8A का जो सेकेंड क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम मनी। अगेन यहाँ पर भी क्या हुआ, एक क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, और यहाँ पर 2 चैप्टर्स कवर हो गए। आपका नेशनल इनकम भी यहाँ पे कवर, सॉरी आपका पब्लिक फाइनेंस और फिस्कल पॉलिसी भी यहाँ पे कवर हो गया है, और इंटरनेशनल ट्रेड का क्वेश्चन भी यहाँ मनी का भी क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है। फाइन, 8 का जो बी पार्ट है उसके भी जो 2 पार्ट्स है ना, उसके अंदर एक है वी नीड टू एक्सप्लेन द की फीचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। क्वेश्चन में ही पता लग गया किस चीज़ से है। और जो सेकेंड पार्ट है वो आपसे पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन पंप प्राइसिंग एंड कॉम्पनसेटरी स्पेंडिंग, ये भी चैप्टर नंबर 2 से है। ओके, अब मैम यहाँ पर नेशनल इनकम का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, डोंट वरी, ओवरऑल ICAI मैनेज कर लेता है। मतलब अगर दिस अ सेक्शन, हाँ ICAI की वेबसाइट में अगर आप जाते हो तो आपको टॉपिक वाइज मार्किंग वेटेज दिया हुआ है सारे सब्जेक्ट्स के लिए, तो वहाँ पर आपको EFF का वेटेज भी दिखेगा, और हर चैप्टर का वहाँ पे वेटेज दिया है, इट इज़ 20 to 25%, 20 to 25%, 20 to 25%, और उतना ही वेटेज आप मेरे समरी में भी देख सकते हो। दिख रहा है यहाँ पर देख लीजिए, हम लोग यही डिस्कस कर लेते हैं नवंबर 19 का स्ट्रक्चर। नवंबर 19 के स्ट्रक्चर में चैप्टर नंबर 1 नेशनल इनकम से 12 मार्क्स के क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 से भी 12 मार्क्स के क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 और 4 से 14 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। राइट, तो ये जो ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आए थे वो दैट इज़ फाइन, मतलब अगर 20-25% के रेंज में पेपर फ्लक्चुएट होता है तो दैट इज़ परफेक्टली ओके। अगर मैं चारों भी टॉपिक्स की बराबर तैयारी कर रही हूँ तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। मैम आप टेस्ट भी लेना यूनिट कंप्लीट होने के बाद, एंड देन होल चैप्टर टेस्ट, दिस बूस्ट अवर कॉन्फिडेंस। Lavi, testing is not possible at YouTube platform क्योंकि there is no way we can have that checking system and all, but yes testing will be possible at Plus platform क्योंकि वहाँ पर उतना सब कुछ अवेलेबल है, but यहाँ पर we can have those quizzes and all, right? तो वो सारी चीज़ें हम लोग definitely यहाँ पर try करेंगे, but yes the proper tests and all is practically doesn't seem possible here. Okay? चलिए अगर कोई ways और means मिले तो सोच सकते हैं, but मुझे लगता नहीं है कि ये चीज़ possible है YouTube पे। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9A। ओके, पेपर थोड़ा ज़्यादा हो गया। डू यू ऑल वांट टू लिसन टू अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्चुअल स्टोरी? राइट, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा हम लोग पेपर से ब्रेक ले लेते हैं ताकि बचे हुए क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे तो फिर और मज़ा आएगा। तो एक
बिजनेस स्टोरी है, एक ऐसे सक्सेसफुल पर्सन की स्टोरी है जिसको मैंने पढ़ा तो मुझे लिटरली रियलाइज़ हुआ कि अभी तक ये चीज़ मैंने कभी पढ़ी क्यों नहीं। आई डोंट नो मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं, पर चलिए मैं थोड़ा बहुत अपने बारे में और बताती हूँ आपको। आई जस्ट लव रीडिंग, मतलब मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, कुछ भी दे दो कुछ भी कर लो, आई कैन रीड एनी थिंग। अगर कुछ नहीं मिलता तो यू नो आई कैन रीड एनी न्यूज़, आई कैन रीड एनी आर्टिकल। So a few days back only I have came across to a very interesting success story of an Indian entrepreneur। और वो पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा यार KFC के ओनर की मैंने सक्सेस स्टोरी पढ़ी है, फेसबुक के पीछे की स्टोरी पढ़ी है। आई डोंट नो हैव यू ऑल हर्ड अबाउट द ओयो रूम्स और नॉट, उसकी स्टोरी भी काफ़ी लोगों ने पब्लिश की है, बट ये बंदे की स्टोरी हम लोगों ने अभी तक क्यों नहीं पढ़ी। मुझे ऐसा लगता है आप में से भी काफ़ी लोग होंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल होंगे जिन्होंने नहीं सुना होगा उनके बारे में। मैं नाम बाद में बताऊंगी उनका, पहले आपको उनकी स्टोरी सुनाती हूँ। तो इन गुजरात के एक छोटे से गाँव में there is a boy, see let me just give you पहले से ही कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मिस्टर धीरू भाई अंबानी, क्योंकि गुजरात का नाम आते ही सबको ऐसा लगता है उन्हीं की स्टोरी है। तो दिस इज़ नॉट मिस्टर अंबानी स्टोरी, दिस इज़ समवन एल्स। सो बट इट इज़ अगेन फ्रॉम गुजरात इटसेल्फ, बिकॉज गुजरात आई थिंक इज़ अ प्लेस जहाँ से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स उठे हैं। तो गुजरात के एक छोटे से गाँव में एक फार्मर फैमिली थी, वहाँ पर एक लड़का, the boy was born over there and then बहुत बेसिक सिचुएशन से वो बॉटअप हुए। फार्मर फैमिली थी तो दे वर ओके, ऐसा नहीं कि बहुत गरीब थे, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा वेल टू डू थे, नॉर्मल फैमिली थी। द फादर वांटेड कि बच्चा पढ़े, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि फार्मिंग में देयर आर लॉट ऑफ हार्डशिप विच ही हैव फेस्ड, राइट। यस श्रुति, दिस इज सेकेंड लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो यस, ओयो रूम्स के लिए रितेश अग्रवाल, करेक्ट, आप में से काफ़ी लोगों को पता है। सो दैट्स व्हाट आई सेड कि वो स्टोरी पता होगी लोगों को, बट ये स्टोरी मेरे लिए नहीं थी। लेट्स सी आप लोगों के लिए नहीं है या नहीं। सो दैट बॉय फ्रॉम दैट विलेज बैकग्राउंड, फार्मर बैकग्राउंड, उनके फादर को चाहिए था उनका बेटा पढ़े, एंड दैट बॉय स्टडीड। पढ़ाई में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, बट ही वॉज गुड, एंड देन ही हैव कम्प्लीटेड हिज केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम द नियर बाय कॉलेज इटसेल्फ। तो दे ही वेंट फ्रॉम स्कूलिंग देन कॉलेजेस, केमिकल इंजीनियरिंग करी, फिर कोई नियर बाय लैब में एक लैब असिस्टेंट का काम किया, एंड देन ही वर्क। बट उस लड़के में ना कुछ डिफरेंट था। वो बंदे को हमेशा ऐसा लगता था यार व्हाट आई एम डूइंग इज़ नॉट इनफ। और जब भी दिमाग में ये चीज़ आती है ना दैट व्हाट आई एम डूइंग इज़ नॉट इनफ, बस समझ लो आग लग गई, राइट। उस मूवमेंट पे कुछ तो नया होगा, उस मूवमेंट पे कुछ तो ब्लास्ट होगा, और उस मूवमेंट पे एक नई सक्सेस स्टोरी का जन्म हो। ओके, तो ही वॉज दैट पर्सन, ही अगेन थॉट कि नहीं यार देयर इज समथिंग मिसिंग इन लाइफ, वट एवर आई एम डूइंग विद माई लाइफ इज नॉट एट ऑल इनफ, मुझे ना कुछ एक्स्ट्रा करना है या बहुत कुछ एक्स्ट्रा करना है, कुछ नया करता हूँ। देन उसके गाँव में एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम थी। कोविड वैक्सीन डॉक्टर, नहीं, नो, दिस इज नॉट स्टोरी ऑफ विवेक बिंद्रा। चलिए नाम आप लोग ही बताइएगा, मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताऊंगी, नहीं तो आप लोगों को मैं आज होमवर्क देती हूँ कि ये मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, राइट। तो दैट पर्सन फेल्ट यार देयर इज समथिंग लॉट मिसिंग इन माई लाइफ। आसपास भी वो देखता था बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लोग बेसिक चीज़ों के लिए तरस रहे हैं, और उन बेसिक से बेसिक चीज़ में उसने एक बेसिक सी चीज़ की रिक्वायरमेंट निकाल ली कि लोगों के पास यहाँ पर यूज़ करने के लिए ढंग की क्वालिटी का डिटर्जेंट नहीं है, राइट। इवन दो पीपल आर पेइंग, बट जितना वो पे कर रहे हैं उससे उनका आउटपुट नहीं निकल रहा है। तो व्हाट ही डिड, उसने अपने घर के बैकयार्ड में बैठ के एक लोकल डिटर्जेंट बनाना चालू किया, एंड देन ही मेड, बिकॉज ही वॉज अ केमिकल इंजीनियर, तो उसको बड़ा इंटरेस्ट भी था इन सारी चीज़ों में। आप और मैं बनाने बैठेंगे तो शायद नहीं बना पाएंगे, हम लोग और दूसरी बहुत चीज़ें कर सकते हैं। सो वो अपने बैकयार्ड में बैठ के वो सारे फॉर्मूलाज लगा कर ही मेड अ डिटर्जेंट पाउडर, राइट। और वो डिटर्जेंट पाउडर जब उन्होंने बनाया तो उसके बाद में अब उसकी पब्लिसिटी कैसे करें, पैसे थे नहीं कि एडवर्टाइजमेंट करें, तो उन्होंने क्या किया, डोर टू डोर सेलिंग चालू किया। तो अपने नियर बाय एरिया में लोगों को जाके सेल करते थे, एंड ही यूज्ड टू टेल पीपल कि आप इसे यूज़ कीजिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेरा जो प्रोडक्ट है वो अगर सक्सेसफुल नहीं होता है, जो मैं आप लोगों को प्रॉमिस कर रहा हूँ वो चीज़ अगर आपको नहीं मिलती है, तो आपको मैं पैसे रिफंड कर दूँगा।
ओके, इज ही फाउंडर ऑफ घड़ी? ओके, निरमा, अमूल। चलिए आगे की स्टोरी सुन के शायद आपको और आइडिया आ जाएगा। तो अमूल तो नहीं, क्योंकि डिटर्जेंट पाउडर है किंजल। तो उन्होंने क्या किया, डोर टू डोर सेलिंग चालू किया। और उन्होंने किस रेट में अपना डिटर्जेंट पाउडर सेल किया? लेस देन वन थर्ड अमाउंट ऑफ द प्रीवियस डिटर्जेंट रेट। तो सबसे सस्ता जो डिटर्जेंट उस समय मार्केट में था वो था 13 रुपीज़ kg, और उन्होंने अपना डिटर्जेंट सेल करना चालू किया 3 रुपीज़ kg में, विद अ प्रॉमिस ऑफ गिविंग कैश बैक। अगर आपको मेरा प्रोडक्ट नहीं अच्छा लगता है तो आपके पूरे पैसे रिफंड, राइट? सो इट वॉज अ बिग थिंग। लोगों ने कहा ये तो अच्छी बात है, जाके ट्राई करना चाहिए, और कुछ नहीं, आधा यूज़ कर लेंगे, वापस ले जाके बचा हुआ आधा पैकेट दे देंगे और हमारे पैसे वापस ले लेंगे। कुछ लोगों ने ये सोच के प्रोडक्ट यूज़ किया, यार बाकी सारे प्रोडक्ट से तो ये बहुत बहुत चीपर है, तो कोई बात नहीं, अगर कपड़े साफ भी नहीं धुले तो हम लोग कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, बट लेट्स सी। वो सारी चीज़ें करके दैट पर्सन बिकेम वेरी फेमस इन लोअर सेगमेंट एंड मिडिल सेगमेंट, राइट? ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उन लोगों के बीच में वो बहुत फेमस हो गए। और ओके ओके ओके, गुड गुड गुड, मतलब आप लोगों ने सुनी है ये स्टोरी। चलिए, मेरे लिए नया था तो मुझे ऐसा लगता है मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। चलिए, सो जिन्होंने नहीं सुनी उनके लिए, तो उन्होंने उतने कम रेट में अपना डिटर्जेंट पाउडर सेल किया, और एक सिंगल पर्सन की तरह ही बिगेन हिज बिजनेस, एंड बहुत जल्दी उन्होंने अपना बिजनेस इतना ग्रो कर लिया दैट 10 years back that person was amongst the top 90 rich people of India. फोर्ब्स मैगजीन में उनका नाम था। नाम आप लोगों ने यहाँ पे बता ही दिया है, करसन भाई पटेल जी। तो उन्होंने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया था दैट वाज यस निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। एक चीज़ है, घर में कितना भी एक्सपेंसिव डिटर्जेंट क्यों ना हो, पीपल स्टिल बाय दैट प्रोडक्ट टू कीप इट एट होम, कुछ भी छोटे बड़े काम के लिए। पर ऐसा तो है, ओके स्वागत नो मैम, एक्चुअली आई गूगल इट, चलो अच्छी बात है, एटलीस्ट ये नाम सामने तो आया। अगर आपने गूगल भी किया सो हमारे लिए एक ये नई सक्सेस स्टोरी थी। एक ऐसा इंसान जिसका कोई एंटरप्रेन्योर बैकग्राउंड नहीं था, एक ऐसा इंसान जिसके पास कोई हिस्ट्री नहीं थी, बट येस नॉलेज था। उस नॉलेज को यूज़ करके उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को खुद ही पब्लिसिटी किया, खुद सेल किया। एक सिंगल पर्सन ने वो बिज़नेस चालू किया, और आज 18,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं जो उस कंपनी में एम्प्लॉयड हैं। एंड आज की सिचुएशन बताती हूँ, 10 साल पहले की बात बताई थी, ही वॉज 90th रैंक रिचेस्ट पर्सन। आज ही इज़ अमंग्स द टॉप 30 रिच पीपल ऑफ आवर कंट्री विद अ ह्यूज नेटवर्क, राइट? तो ऐसे लोग अगर वो सोच लेते कि यार जाने दो, 13 रुपये किलो में ऑलरेडी मिल रहा है विच इज़ वेरी चीप, उससे सस्ता मैं क्या बनाऊंगा, मैं नहीं बनाता, तो शायद कुछ फ्यूचर होता ही नहीं, है ना? तो अभी हमें क्या करना है, ही इज़ फ्रॉम माई विलेज। क्या बात है देव, अच्छी बात है। चलिए, आपका इंस्पिरेशन आपके बहुत नज़दीक से निकला। तो ऐसे कई लोग, सी इंस्पिरेशन नॉट नेसेसरी बी समवन हु इज़ वेरी बिग, समवन हु इज़, जिसके बारे में हम बार बार सोचें, बार बार पढ़ें। कभी कभी हमारे आसपास हमें बहुत सारे इंस्पिरेशन मिल जाते हैं, मेहनत करने के लिए अलग अलग मोटिव मिल जाता है। तो हमारी फैमिली से भी वो इंसान हो सकता है, लाइक राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई यूज टू सी माई मॉम एंड डैड वर्किंग। वो जिस हिसाब से करते थे, लाइक माई मॉम इज़ अ हाउस वाइफ एंड डैड इज़ अ बैंकर, तो वो जितने घंटे काम करते थे, यार सर्विस में हो आप, नहीं भी काम करोगे चलेगा, यू गेट योर सैलरी, बट आई हैव ऑलवेज सीन हिम टिल नाउ, बिकॉज टिल नाउ ही इज़ इन द बैंक ओनली। तो उनको मैं आज भी देखती हूँ, वो इतना डेडिकेशन से काम करते हैं और उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता दिन हुआ है रात हुआ है, व्हाट इज़ माई ऑफिस टाइमिंग। वो मेहनत देखकर मुझे समझ में आया कि हाँ, अगर मैंने इनके जितनी, इनसे आधी भी मेहनत कर ली तो पक्का मैं सीए तो बन जाऊँ, राइट? सिमिलरली व्हेन आई हैव गॉट मैरिड, आई हैव केम टू माई ससुराल, तो यहाँ पर भी जब मैं देख रही हूँ कि द वे माई फादर इन लॉ इज़ वर्किंग, वो जितने घंटे काम करते हैं, ही इज़ अ बिजनेसमैन। सो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट सेटिंग में आई मैं, एक डिफरेंट टाइप ऑफ घर में आई, जहाँ पर एक मेरा घर था जहाँ पे सर्विस वाला था, दूसरा एक बिजनेस हाउस है। तो इवन फॉर हिज बिजनेस इतना होने के बाद भी दैट ऑल हिज चिल्ड्रंस आर सेटल्ड, स्टिल ही वर्क्स फॉर सो मेनी आवर्स, एंड द ओनली थिंग दैट ही सेज इज कि यार अगर मैं काम नहीं करूँगा तो व्हाट्स द पॉइंट, राइट? तो कभी कभी ये जो बड़े नाम जो हमें गूगल पे मिलते हैं वो हमारे लिए इंस्पिरेशन होते हैं, पर कभी कभी हमारे घर में हमें इंस्पिरेशन मिल जाता है। एक्चुअली नॉट टू फॉरगेट टू मेंशन,
कल मुझे याद है कि एक कमेंट सिमरन मैडम ने किया था कि मैम आप तो बहुत बवाल समझा रहे हो. So Simran, let me tell you, I am someone who was, not is, because I am someone who was little conservative in speaking to come in the public platform. आके बहुत ज़्यादा मैं बोल नहीं सकती and I never admit this thing. But अभी जब मैं इतना openly बात कर सकती हूँ, I can come on the stage, I can talk for hours, because इतनी चीज़ें हो गई, knowledge बहुत था पर उसे express करना नहीं आता था. पर उस चीज़ के लिए जिस बंदे ने मुझे प्रिपेयर किया, that is your अंशुल सर. हाँ, ही इज़ द वन जिनको शायद देखकर मैं सीखी हूँ कैसे बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए और कैसे खुद को प्रेजेंट करना चाहिए. तो मैं आप लोगों को ये स्टोरी क्यों सुना रही हूँ, उसके पीछे का लॉजिक क्या. आपकी लाइफ में आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके लिए इंस्पिरेशन है. हम बोलते नहीं हैं पर हमें पता होता है कि यार ये इंसान बहुत मेहनत कर रहा है और इसके कारण कहीं ना कहीं आई एम गेटिंग समथिंग एक्स्ट्रा इन माई लाइफ. उस बंदे को ध्यान में रख के अगर आप आगे बढ़ते रहे, आपकी फैमिली में, आपके नियर डियर में, आपके फर्स्ट कजन्स में कोई ना कोई ऐसा इंसान आपको दिखेगा जिसको देख के हम कह सकते हैं नहीं तो पेरेंट्स आर ऑलवेज योर रोल मॉडल्स, योर टीचर्स आर ऑलवेज योर रोल मॉडल. तो उनको देखकर आप इतना सीख सकते हो कि हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या करना है. एंड सिमिलरली निर्मा नेम्ड आफ्टर हिज डॉटर निरुपमा. ये तो मुझे भी नहीं पता था, श्रेया. ओके मैम, will you be completing the complete syllabus of economics for finance on YouTube platform? Ayush, as I have told few minutes back कि आप लोग थोड़े दिन मतलब 2-3 लेक्चर्स और शांति से अटेंड कर लीजिए. तब तक मैं आपके सामने पूरे प्लान के साथ आ जाऊंगी कि YouTube पे क्या होने वाला है, स्पेशल क्लासेस में क्या क्या होने वाला है. बट आई विल डेफिनेटली ट्राई टू ब्रिंग एज मैनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स as many I can cover over here, क्योंकि कहीं ना कहीं the schedule needs to be arranged in such a way कि special classes भी cover हो जाए, YouTube पे भी चीज़ें cover हो जाए. special classes is also free for you. okay? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होने के लिए सिर्फ एक आइडिया स्ट्राइक होना चाहिए. एक्चुअली पता है क्या होता है, आइडिया बहुत लोगों को स्ट्राइक होता है. आप लोग खुद इमेजिन करो, कुछ साल 2 साल पहले की बात है जब हमारे पास ये स्विगी, उबेर, इन सब के ऑप्शंस नहीं थे. कभी तो ऐसा होता होगा, पता नहीं आप लोग की एज में शायद नहीं, बिकॉज मैं भी स्टूडेंट थी तब ऐसा कभी नहीं हुआ. बट येस, व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इट हैपेंड विद मी. कई बार ऐसा होता था, यू गेट सो टायर्ड कि कुछ बनाने का भी मन नहीं है, कुछ बनाने की हिम्मत भी नहीं है, कुछ घर का बना हुआ खाने की इच्छा भी नहीं है. एंड देन बाहर जाने जितना भी ऐसा लगता था यार कौन बाहर जाएगा, फिर ऑर्डर करो, फिर ऑर्डर प्रिपेयर होगा, देन इट विल कम, दैट विल टेक सो मच टाइम. जाने तो घर में जो पड़ा हुआ है वो खा लो. राइट, इट हैपेंड लॉट ऑफ टाइम. और ऐसा लगता था यार कोई तो ऐसा होता घर में जो जाकर लाकर मुझे दे देता. वो एक आइडिया शायद हर इंडियन के, हर वर्किंग इंडियन के तो एटलीस्ट दिमाग में स्ट्राइक हुआ ही होगा. बट उस आइडिया को कैपिटलाइज और ने किया. ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसे हम लोगों को समझना है. और एक चीज़ ध्यान रखना, जब तक आप अपनी चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं करोगे, आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में जो आइडियाज़ हैं उसे बाहर नहीं लाओगे, तब तक कोई भी इंसान आपको प्रॉपर जज नहीं कर सकता. ओके, ये स्टोरी क्यों मैम, पेपर एनालिसिस के बीच में क्यों? मैं बिल्कुल भटकी नहीं हूँ हमारे टॉपिक से. ये जो मैंने लास्ट टाइम बोली ना, जब तक आप अपने दिमाग के आइडियाज़ एग्जीक्यूट नहीं करोगे. सिमिलरली मैम मुझे सब कुछ आता है बट मुझे लिखना नहीं आता, वही तो इम्पॉर्टेंट है. कई ऐसे लोग हैं जिनको कुछ नहीं आता पर प्रेजेंट करना बहुत अच्छे से आता है. हमें वही करना सीखना है. आपको जो भी आता है उसे हमें जॉट डाउन करना आना चाहिए, हमें लिखना आना चाहिए. और जब आपने वो चीज़ लिख दी ना, तब स्कोर मिल जाएंगे. राइट, आई हैव सीन देयर आर मैनी 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 पीपल, दे आर वेरी वेरी ब्राइट स्टूडेंट्स, हमेशा क्लास में आंसर देते थे, दे आर वेरी गुड एट ओरल्स, बहुत बोलने में अच्छे हैं, बट एग्जाम में जाकर लिख नहीं पा रहे. और अगर वहाँ नहीं लिख सकते तो मुझे बताओ सीए इंस्टीट्यूट तो नहीं जानता आप कौन है. राइट, किसी को नहीं पता स्वागत कौन है, किसी को नहीं पता अक्षय कौन है, किसी को नहीं पता आयुष कौन है. मुझे पता है, आईसीआई को नहीं पता है. तो सीए इंस्टीट्यूट आप लोगों को पर्सनली नहीं जानता और पेपर में कहीं पर भी, और आंसर शीट यू कैन नेवर पुट योर नेम एनीवेयर. राइट, तो वहाँ पर जो आपने प्रेजेंट किया है, दैट इज़ व्हाट विल गिव यू मार्क्स. ओके, आप में से किसी ने नहीं पूछा, कल ही मैंने बताया था, मेरा एक बहुत बड़ा कंसर्न होता था कि चलो ठीक है मैं पढ़ लूँगी, प्रेजेंट भी कर लूँगी, बट यू नो माई प्रेजेंटेशन स्किल्स आर नॉट गुड. मतलब मुझे आंसर क्या करना है पता है, तो जब मैं लिखती हूँ ना तो मेरी हैंड राइटिंग इतनी माशाल्लाह हो जाती है कभी कभी
कि ना कैसे करें, उस चीज़ से मैं कैसे ओवरकम करूं। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा आइडिया है फ्रेंड्स, आज से आप अपना एक पेन चूज़ कर लो, वो पेन जिससे आप अपने नवंबर में एग्ज़ाम लिखने वाले, ओके। आज से ही तैयारी चालू करते हैं ना नवंबर एग्ज़ाम की, तो नवंबर एग्ज़ाम लिखने के लिए जो पेन आप यूज़ करने वाले हो वो आज ही सेलेक्ट कर लो, क्योंकि पेन का अपना अपना लोगों का चॉइस होता है। एक्चुअली वो चॉइस से ज़्यादा कंफर्ट होता है। किसी को बहुत थिन निब वाले पेन बहुत सूट करते हैं, किसी को थिक पेन सूट करते हैं। अभी से अगर वो चीज़ कर ली तो आपका प्रैक्टिस चालू हो जाएगा एंड यू विल स्टार्ट यूजिंग दैट पेन्स इन लॉन्ग। तब जाकर मत सोचना नहीं मैम मैं तो बहुत एक्सपेंसिव वाला पेन एग्जाम में यूज़ करूँगा। आपको वो चीज़ यूज़ करनी है जिससे आप कंफर्टेबल हो। तो अभी से वो पेन सिलेक्शन का काम कर लीजिएगा, ताकि उससे आपको आदत रहेगी, एग्जाम में आपको कुछ नया नहीं लगेगा, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। ओके ना, एग्जीक्यूशन के लिए क्या चाहिए, हमें पता होना चाहिए हमारे सामने पेपर कैसा आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने देखा है कि मोर और लेस चारों ही चैप्टर से इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी कुछ बच्चे पूछते हैं, आप लोगों ने नहीं पूछा, अच्छे हो आप लोग, कभी कभी कुछ बच्चे पूछते हैं मैम कोई एक आध टॉपिक है जो हम छोड़ सकते हैं। 2 क्वेश्चन देखने के बाद मुझे लगता है आप लोगों को आइडिया आ गया, हर चैप्टर से बराबर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इट इज़ नोवेयर दैट कि क्वेश्चन नंबर 7 एक चैप्टर से, क्वेश्चन नंबर 8 एक चैप्टर से, 9 दूसरे चैप्टर से, 10th अलग चैप्टर से, तो आप एक चैप्टर छोड़ भी सकते। हर क्वेश्चन के 3 से 4 पार्ट्स होंगे और वो 3 और 4 पार्ट अलग अलग चैप्टर के ही होंगे। तो आप अगर कोई भी चैप्टर छोड़ते हो तो मान के चलना के 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर तो आप एक्सपेक्ट ही मत करो 40, फिर आप एक्सपेक्ट ही 30 की। एंड ट्रस्ट मी EFF इज नॉट दैट बिग कि हम कुछ छोड़ देंगे। ओके, माई चॉइस पेंटोनिक मैम, ओके गुड। तो जो भी आपकी चॉइस है वो चीज़ अपने साथ रखो, उसके स्पीड बनाओ और इंटर के लिए अभी से तैयार हो जाओ। चलिए नाउ 9A अगेन 5 मार्क्स, वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन दिस इज। तो प्राइस इंडेक्स फॉर एक्सपोर्ट्स ऑफ बांग्लादेश इन ईयर 1819। सो ये जो एक्सपोर्ट अमाउंट दिख रहा है, हमें इंडेक्स नंबर दिख रहे हैं, कुछ कैलकुलेशन दिख रहा है, दिस ऑल बिलोंग्स टू योर लास्ट चैप्टर, राइट। इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इट इज़ नॉट कम्प्लीटली अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को हम कहते हैं दिस इज अ केस स्टडी। अगर मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो इस टाइप के केसेस में बहुत आराम से सॉल्व कर सकती हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है। जिसको भी ये कॉन्सेप्ट पता था ना, उन बच्चों को यहाँ पे फुल मार्क्स मिले, मार्क्स कटने का कोई स्कोप नहीं, राइट। नाउ कंजम्पशन फंक्शन टेबल एंड डायग्राम, देन डिस्टिंग बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। तो आपका बी पार्ट का जो फर्स्ट पार्ट है कंजम्पशन फंक्शन, वो है नेशनल इनकम, चैप्टर नंबर 1। और बी का जो सेकंड पार्ट है वो है पब्लिक फाइनेंस और फिजिकल पॉलिसी से, यानी आपके चैप्टर नंबर 2 से। अब यहाँ देख लीजिए, चैप्टर नंबर 2 कवर हो गया, चैप्टर नंबर 1 कवर हो गया, और कौन सा चैप्टर कवर हुआ है यहाँ पर, इंटरनेशनल ट्रेड वाला चैप्टर। यहाँ पर कौन सा चैप्टर नहीं है, मनी नहीं है। और लेट मी टेल यू अगेन, जब हम करेंगे तो आपको बहुत रियलाइज होगा, मनी तो ऐसा चैप्टर है भी नहीं कि आप छोड़ सको। नेक्स्ट 10A 10B 10A1 एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ऑफ द इकोनॉमी। ये सबसे बेसिक चीज़ है, शायद पहली चीज़ है जो हम पढ़ेंगे EFF में। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी नेशनल इनकम से है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल, हाउ डज अ डिस्क्रिशनरी फिजिकल पॉलिसी हेल्प इन करेक्टिंग instabilities of the economy, this is from your chapter number 2 public finance and fiscal policy। एंड जो लास्ट वाला है रिवर्स रेपो रेट, ये वर्ड तो अभी अभी में आपने बहुत बार सुना होगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये है आपके मनी से, चारों चैप्टर से एक एक क्वेश्चन, राइट। सी मैं भी वैसे भी टेक्निकल आपको नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से बन के आ रहे हैं। 11A अगर कोई मुझे इस चैप्टर के एनालिसिस के लिए, इस पर्टिकुलर पेपर, इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के पेपर के एनालिसिस के लिए बोलता है, तो मैं उन सबको ये सजेस्ट करती हूँ क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि इसके अंदर 3+2 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल, राइट। और प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स मिलते ही मिलते हैं अगर सही करते हैं तो, हाँ मतलब वो तो बेसिक अजम्पशन है। सो यस 11A का पार्ट ए पार्ट बी दोनों भी पूरे स्कोरिंग है। और एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तब ये वाला क्वेश्चन भी लगेगा तो हम उठा लेंगे। तो ये वाला भी जो क्वेश्चन इट इज़ वेरी इजी, एज आई सेड परोसा हुआ मार्क्स आने वाले हैं। तो 11th क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए इस पर्टिकुलर पेपर में बच्चों को। 11B
का फर्स्ट पार्ट है न्यू क्लासिकल अप्रोच ऑफ डिमांड ऑफ मनी, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी ईजी, क्योंकि जब हम थ्योरीज ऑफ मनी पढ़ेंगे तो इसके अंदर तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 3 मार्क्स के लिए आप आराम से लिख सकते हो इसको, और पूरे मार्क्स मिलने लायक ये क्वेश्चन था। एंड 11B के सेकंड में तो हमें चॉइस है बाउंड टैरिफ बताना है या रिसेशनरी गैप बताना है। अगेन ये दोनों चीज़ें बहुत बहुत नॉर्मल है, बहुत ईजी है। तो मुझसे कोई पूछे मैम कौन सा छोड़ें या कौन सा अटैम्प्ट करें, बेटा 11th तो अटैम्प्ट करना ही है। ओके, उसके बाद में 9th में केस स्टडी है, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो बिल्कुल मत छोड़ो, क्योंकि पूरे पूरे 5 मार्क्स मिल सकते हैं। अब आपके लिए मेरी तरफ से चॉइस है क्वेश्चन नंबर 8 या क्वेश्चन नंबर 10। ओके, ज़्यादा अच्छे से आंसर पता है वो अटेम्प्ट कर लो, दूसरा आप चॉइस में छोड़ सकते हो, राइट। तो ये है, ये देखना कि पेपर आता कैसा है, हमें तैयारी किस चीज़ के लिए करनी है, तो आपको तैयारी इसके लिए करनी है। अब मुझे बताओ, आर वी नीडेड कि हम प्रैक्टिस करें बड़े बड़े आंसर्स लिखने की? नॉर्मली प्रॉब्लम क्या होता है, लोग ये सोचते हैं कि बड़ा क्वेश्चन आ गया तो कितना लिखना है, क्या लिखना है। अब क्वेश्चन ही बेचारा 2-3 मार्क्स का है, 1 मार्क्स का तो हमारा MCQ ही होता है, 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रिसाइजली आंसर लिखना सीखना है। तो यहाँ पर व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट मैम कितना सारा लिखे, द इम्पॉर्टेंस इज टू बी गिवन ऑन हाउ टू राइट इन अ स्मॉलर, छोटा छोटा आंसर के, राइट। तो हमारे लिए यहाँ पर स्मॉल स्मॉल कंसेप्ट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए, बातों बातों में पता भी नहीं लगा हमारा ऑलमोस्ट टाइम ख़त्म होने को है। बट गाइस टेल मी, आप लोग कमेंट्स भी कर सकते हो अगर चैट बंद हो गई थोड़ा जल्दी, मुझे बताइए ये पूरा देखने के बाद कल का चैप्टर जब हमने कल का सेशन जब हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था, आज का सेशन जब हमने पेपर पैटर्न डिस्कस किया है, टेल मी वर यू एबल टू रिलेट टू द सब्जेक्ट? अभी तक टेक्निकल कुछ भी चालू नहीं किया है, वर यू एबल टू रिलेट टू दिस सब्जेक्ट? मैम हाउ मच टाइम वी टेक एन एग्जाम फॉर FM एंड इको? 3 घंटे का पेपर है, 40 मार्क्स का इकोनॉमिक्स है, इफेक्टिवली 40% टाइम देना चाहिए। तो लेट मी टेल यू, से बहुत कम टाइम में आपका इको हो जाता है। मैम डेफिनेशन में पूरा बुक, मैम डेफिनेशन में पूरे बुक का लिखा होगा। जॉयदीप मैं समझ नहीं पाई क्वेश्चन, कैन यू यू नो रीफ्रेज इट? ओके, यस यस यस, यानी आप लोगों को समझ में आ रहा है, वेरी गुड। सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वंस यू आर एबल टू रिलेट टू द सब्जेक्ट, समझ लो काम हो गया हमारा। सब्जेक्ट से रिलेट कर लिया तो ऑटोमेटिकली वी स्टार्टेड लाइकिंग दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और जब लाइकिंग आती है तो कभी भी मन करता है उसको उठा के पढ़ने का, और अगर उसको उठा के पढ़ने का मन कर रहा है मतलब बस मेरा काम काफ़ी कवर हो जाएगा। येस सैंडी, इवन आई विल बी वेटिंग फॉर टुमारो, एबल टू रिलेट लिटिल बिट, कोई बात नहीं, लिटिल बिट ही कर लिया ना, बाकी तो पूरा सब्जेक्ट होगा तो आप कर ही पाओगे। यस मैम, वी गॉट द इंट्रोडक्टरी वेरी नाइसली। मैम नॉट एबल टू गेट योर प्रोफाइल ऑन अकेडमी, आई एम कमिंग सून ऑन अन अकेडमी। जैसे ही वहाँ पर मेरा प्रोफाइल क्रिएट होता है उसका लिंक भी आपके लेक्चर्स के नीचे आ जाएगा। कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट मैम, येस कीवर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वागत, कीवर्ड्स के अंदर ऐसा नहीं होगा कि कुछ बहुत अलग मिलेगा, जैसे लॉ में काफ़ी सारे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, यहाँ उतना कुछ नहीं है, बट सम ऑफ द कीवर्ड्स वी शुड मेक श्योर वी शुड राइट देम। तो उसके लिए हम एक छोटा सा अलग से जगह बनाएंगे जहाँ पर हम वो अलग से लिखेंगे। कल क्या लेने वाले हो मैम? कल मैं आपको चैप्टर्स से इंट्रोड्यूस करवा दूंगी, राइट। अभी हम लोगों ने क्या किया, ओवरऑल सब्जेक्ट देखा, पेपर पैटर्न देखा, कल मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे चैप्टर्स में क्या क्या है, राइट। सो आई विल इंट्रोड्यूस इन डिटेल टू ऑल द चैप्टर्स, सारे यूनिट्स को मैं आपको कवर करवा देती हूँ। मैम फॉर डेफिनेशन शुड वी नीड टू राइट एग्जैक्ट व्हाट इज रिटन इन द स्टडी मटीरियल? सी, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देती हूँ जो है सिंपल सी चीज़ है, अगर बहुत छोटा डेफिनेशन है, इफ इट इज़ अ 2-लाइनर डेफिनेशन, तो बेटर है कि आप स्टडी मटेरियल वाला ही आंसर एज इट इज़ लिखिए। पर अगर कोई बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, बट अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए, द मीनिंग हैज़ टू बी सेम। ओके, चलिए, थैंक यू अक्षय। ओके, सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल द टाइम आप लोगों के लिए काम, नाम तो बता ही दिया था आपने मेरी स्टोरी के ओनर का, सो अभी आप लोगों के लिए काम है, प्लीज़ फैलाओ इस हैशटैग को और लोगों को बताओ कि यहाँ पर हम लोग एक थ्योरी सब्जेक्ट जिसके लिए लोगों के मन में डर है,
तो हम लोग बहुत डिटेल में समझ के कर रहे हैं। तो प्लीज़ लेट पीपल नो। चाहिए तो आप लोग भी स्टेटस सेट कर सकते हो लेक्चर्स का। अगर आप उतना कर लोगे तो एटलीस्ट एवरीवन विल गेट टू नो, और आपकी वजह से किसी एक इंसान का भला हो गया ना, तो समझ लेना वो दुआएं कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर and we'll meet you soon. So stay tuned with the next lectures. Okay, thank you so much. Bye bye.